तो अब हम लोग जो सदिश पढ़ रहे हैं चैप्टर, उन्हीं में से जैसे कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े। क्या क्या पढ़े? उनका मापांक पढ़े, है नहीं? कुछ त्रिभुज के बारे में पढ़े, जैसे त्रिभुज में संतुलन की अवस्था पढ़े, सदिशों को जोड़ना पढ़े और दो सदिशों का अदिश गुणन भी पढ़े। ठीक है, उसी क्रम में हम लोगों को दो सदिश का सदिश गुणन भी पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आगे चल के कई सारे क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, तो दो सदिशों का जो सदिश गुणन होता है, यहाँ पर देखिए, इनको वज्र गुणन भी कहा जाता है। वज्र गुणन खंड मतलब ये सारणिक पर भी कुछ बेस्ड होता है। ठीक है, तो इनका जो सदिश गुणन होता है वो a और b के परिमाण का गुणा और साइन थीटा के गुणा के बराबर होता है। मतलब क्या हो गया कि a का परिमाण निकाल लिया जाए, b का परिमाण निकाल लिया जाए और उनके बीच बने कोण का साइन ले लिया जाए, मतलब ज्या ले लिया जाए, उनको गुणा कर दिया जाए, तो वो सदिश गुणन कहलाता है। जिनके साथ जो ये यूनिट वेक्टर यहां लगा हुआ है, ये a और b दोनों पर लंब सदिश होता है। जैसे कोई हमको दो पेन दो, ये है, मान लें ये है मेरे दो a और b, यही है। अगर a और b का क्रॉस गुणा किया जाए, a और b का क्रॉस गुणा किया जाए, तो एक ऐसा सदिश प्राप्त होगा जो दोनों पर लंबवत होगा। ठीक है, ये अब ये आगे की चीजें अभी हम लोग इसको समझेंगे कैसे होता है। लेकिन यहाँ जो a और b पे लंबवत सदिश यन है, उस पर देखो यूनिट वेक्टर का सिंबल लगा हुआ है। मतलब a और b के अंतरिक्ष जो लंब सदिश है वो इकाई सदिश है। ठीक है, दूसरा देखो मैंने जो फार्मूला लिखा है, देखो इस पर भी मैंने मॉड लगा दिया है, मापांक लगा दिया है। तो मॉड यहाँ लगने का मतलब कि इधर भी मॉड लगाए गए हैं। तो मॉड पे मॉड तो लगाने कोई मतलब है नहीं, साइन पे मॉड का कोई मतलब है नहीं। यूनिट वेक्टर यन यहां से देखो गायब हो गया है। मतलब यूनिट वेक्टर यन का जब मापांक दिख रहा होगा तो वो एक हो गया होगा, तो एक के मल्टीप्लाई होने से यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पास समझ आ रहा है ना? थोड़ा सा समांतर चतुर्भुज का नियम ले लिया जाए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज मैं इसी समय और क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसे ये मेरा त्रिभुज है, मान लिया ए बी सी और डी, ये है। इसका जो वेक्टर है सदिश है वो वेक्टर है। इस एडी का जो सदिश है मान लिया वेक्टर भी। यहां से अगर एक विकर्ण डाल दिया जाए तो देखो ये दो त्रिभुजों में कन्वर्ट हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? हो जाता है ना? अब समांतर चतुर्भुज का नियम हम लोग जानते हैं। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, क्लास 10 में प्रूव किया होगा। अगर सर्वांगसम होते तो इनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो अगर मैं एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मैं निकाल लूं और उसको दुगना कर दूं तो पूरा चतुर्भुज हो जाएगा, नहीं जाएगा? तो ट्रिग्नोमेट्री में जब पढ़ा होगा आपने क्लास 11th में, तो एक चैप्टर है वहां त्रिभुज के भुजाओं और कोणों में संबंध। त्रिभुज के भुजाओं और कोणों में संबंध, वहां पर आप लोगों ने एक सूत्र डेरिवेट किया होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AB साइन थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है, 1/2 BC साइन थीटा, 1/2 CA साइन थीटा। वो थीटा होता क्या है कि जब हम लोग भुजा AB लेते हैं तो यहाँ कोण C लेते हैं। वहां मैंने डेरिवेशन करवाया है ट्रिग्नोमेट्री में। क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री जब मैंने पढ़ाया तो वहां पर ये सारे सूत्रों का मैंने डेरिवेशन करवाया था। जैसे दो साइड हैं, देखो ट्रायंगल का रूल क्या होता है यहाँ पर त्रिकोणमिति में, ये त्रिभुज ABC है तुम्हारा, तो जो कोण होता है उसके सामने की भुजा A ली जाती है। अगर ये कोण कैपिटल है तो उसके सामने भुजा स्मॉल है। कोण B के सामने की भुजा B लेते हैं, तो देखो A और B के बीच में कौन सा कोण आ रहा है? C नहीं आ रहा ना। तो जब आप A और B लोगे तो उसके बीच में कोण C आएगा। अभी यहाँ पर C और A और B की कोई जरूरत तो है नहीं, थीटा मैंने ले लिया। तो यहां पर अगर देखा जाए भैया,
यहां पर अगर देखा जाए इस चतुर्भुज का अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना हो, इसका चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना हो, ABCD का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा ना, 2 गुणे 1/2 AB साइन थीटा, ये 2 और 2 कट गया, ये क्या आ गया देखो AB साइन थीटा। और ये AB साइन थीटा किसके इक्वल है, देखो मॉड ऑफ A क्रॉस B के। मतलब क्या हो गया कि समांतर चतुर्भुज का जब भी क्षेत्रफल मुझे निकालना होगा, दो सदिशों का अगर मैं सदिश गुणन करके मापांक निकालता हूं, देखो दो सदिशों का सदिश गुणनफल करके अगर मैं मापांक निकालता हूं तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। दूसरा मुख्य बिंदु क्या है कि जो ये A और B है वो क्या है, चतुर्भुज का देखो संलग्न भुजा है। मतलब जब भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो मुझे दो संलग्न भुजाएं देगा। प्रूफ हो गया ना कि हम समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए मॉड ऑफ A क्रॉस B ही क्यों निकालते हैं, अगर कोई पूछे तो आपके पास रीजन होता है। दूसरी चीज क्या होती है, आप यहां पर देखो जो मैंने लिखा 1/2 AB sin थीटा, तो 1/2 मॉड ऑफ A क्रॉस B का ही तो मान है। तो अगर मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो देखो ये जो AB sin थीटा किसकी वैल्यू है, मॉड ऑफ A क्रॉस B की तो वैल्यू है। मतलब जब मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो वहां पर भी मुझे दो संलग्न भुजाएं देगा, तो उसी मॉड ऑफ A क्रॉस B को हाफ कर दिया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो दो संलग्न भुजाएं देगा, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो दो संलग्न भुजाएं देगा। दोनों का फॉर्मूला आपके सामने है। तो ये समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार ये प्रूफ होता है। ठीक, अब बात आती है कि अगर ये हमारा ये फार्मूला है ये, तो यहां से कुछ केसेस बन के आते हैं। जैसे मैंने अभी जब अदिश गुणन पढ़ाया था तो 2 या 3 केस बनाया था, वैसे यहां पर भी हमारे 2 केस हैं। वो देखें है क्या, यहां पर फर्स्ट केस क्या है, केस फर्स्ट क्या है कि माना वेक्टर A = I, देखो ध्यान से देखो बहुत जरूरी चीज है, और वेक्टर B को मैं J मान लूं, क्या मान लूं, J। तो इसका मॉड कितना होगा, मतलब मापांक कितना होगा, देखिए 1 होगा, और इसका मापांक कितना होगा, 1 होगा। इन सबको यहां पर यूज किया जाए तो देखो A की वैल्यू मैं क्या रखूंगा, I, B की वैल्यू J, मॉड ऑफ A की वैल्यू 1, मॉड ऑफ B की वैल्यू 1, साइन थीटा की वैल्यू क्या रखोगे, 90, क्योंकि I जो होता है वो x अक्ष के अनुदिश होता है और J होता है वो y अक्ष के अनुदिश होता है, और x अक्ष और y अक्ष परपेंडिकुलरली काटते हैं, मतलब थीटा 90 होगा। थीटा यहाँ क्या होगा, 90 डिग्री, वो तो यहाँ 90 रख दो। और बात आ रही यूनिट वेक्टर क्या है, अभी मैंने बताया है कि ये जो यूनिट वेक्टर होता है वो A और B दोनों पे लंब सदिश होता है। तो यहाँ I और J दोनों पे लंब कौन होगा, K, भाई x अक्ष के अनुदिश I, y अक्ष के अनुदिश J और z अक्ष के अनुदिश K। तो x अक्ष और y अक्ष पे लंब कौन होता है, z अक्ष होता है। तो I और J पर लंब कौन होगा, K होगा। तो यूनिट वेक्टर n का मान क्या होगा, यहाँ पर K होगा। तो देखा जाए तो I क्रॉस J हमारा क्या प्रूफ हो गया है, K, क्योंकि sin 90 का भी वैल्यू 1 होता है। अब देखो यहाँ पर जब आपने I और J को प्रूफ किया तो K मिला है, और जब मैं J क्रॉस K निकालूंगा तब I प्राप्त होगा, क्यों जी। और जब आप K क्रॉस I करोगे तब मुझे J प्राप्त होगा, करके चाहे देख लेना, इसी प्रोसेसिंग से हो जाएगा। अच्छा, इसको लड़के भूल बहुत जल्दी जाते हैं कि I क्रॉस J K होगा कि J क्रॉस I होगा, तो आप ऐसा रैंडमली कहीं लिख दिया करो, ये देखो I J और ये K, ऐसे लिख दो। जब आप I और J का क्रॉस गुणा करोगे तो K प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, K। और जब हम देखो यहाँ J और K का क्रॉस गुणा करेंगे तब I प्राप्त होगा, होगा कि नहीं होगा। और जब हम K और I का क्रॉस गुणा करेंगे तब J प्राप्त होगा। दूसरी चीज, ये सदिश है आपका, A क्रॉस B माने सदिश गुणन कर रहे हो, तो सदिश गुणन का क्या होगा, सदिश ही प्राप्त होगा। इसका मतलब यहां पर दिशा का भ्रम है, इसका मतलब यहां पर दिशा का भ्रम है।
मतलब क्या हो गया कि अगर a क्रॉस b मैं निकाल रहा हूं तो ये नॉट इक्वल टू b क्रॉस a होगा। a क्रॉस b जो होगा, अगर आपने b क्रॉस a कर दिया तो ये माइनस में हो जाएगा, मतलब दिशा बदल गई। क्योंकि आप सदिश गुणन की बात कर रहे हो तो इसका मतलब यहाँ सदिश राशियां प्राप्त हो रही हैं, मतलब इसमें दिशा है। तो यहाँ पर क्रम विनिमय नहीं होता है। अर्थात क्या हो गया कि अगर आपने i क्रॉस j को j क्रॉस i कर दिया तो इसकी वैल्यू माइनस k आएगी, ठीक है। अगर आपने k क्रॉस j कर दिया, क्या कर दिया, k क्रॉस j, तो ये माइनस i हो जाएगा। अगर इसको i क्रॉस k कर दिया, क्या कर दिया, i क्रॉस k कर दिया तो ये माइनस j हो जाएगा। इसको यहाँ की गुणा में ध्यान रखना पड़ेगा। बात क्लियर है। नेक्स्ट केस क्या है मेरा, केस सेकेंड। माना वेक्टर a इक्वल टू i और वेक्टर b इक्वल टू भी i हो जाए, तो इसका मॉड ऑफ ये कितना होगा, इसको देखो, तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा 1। अगर यहां से मैं मॉड ऑफ बी निकालूं तो आई हमारा जो होता है वो x अक्ष के अनुदिश होता है। तो जब दोनों x अक्ष के अनुदिश हो जाएंगे तो दोनों के बीच कोण कितना आएगा 0, मतलब यहां थीटा मेरा कितना हो गया 0। अब इन वैल्यू को इस फार्मूले पर पोस्ट करके देख लेते हैं। a की वैल्यू हम क्या रखेंगे i क्रॉस b की वैल्यू क्या रखेंगे i। अब यहाँ पर मॉड ऑफ है, मॉड ऑफ भी कुछ भी है, चलो वही रहने देते हैं भैया, कुछ भी आया, जैसे 1 1 आया है मैं वैसे ही रहने दे रहा हूँ, नहीं बदल रहा हूँ। यहाँ पर साइन जो मेरा आ रहा है, देखो साइन वो 0 तो आ रहा है, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। तो जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, देखो 0 होगा, मतलब i क्रॉस i का मान 0 हो गया। तो इसी प्रकार अगर देखा जाएगा तो j क्रॉस j का मान क्या हो जाएगा 0, और k क्रॉस k का मान क्या हो जाएगा 0। ये तो हो जाएगा, बात क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। देखिए जो कॉन्सेप्ट मैंने उठाया वो लाइन बाय लाइन में लेके चल रहा हूं कि कहीं भी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। ये कहां से आया मैंने वो भी उठाया कि ए बी साइन थीटा कहां से आता है, वो ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे हमको दो सदिश दिया हुआ है, एक a दिया हुआ और एक b दिया हुआ है। अब इसका मुझसे कह रहा है कि इसका सदिश गुणन करो, तो इसका हम सदिश गुणन कैसे करते हैं, देखिए मुख्यतः ध्यान से देखें। a क्रॉस b इज इक्वल टू, यहां पर एक सारणी बनाते हैं हम लोग, क्या करते हैं सारणी। क्यों सारणी के नियम से करते हैं मैं इसको भी प्रूव करूंगा कि सारणी ही क्यों यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ का नियम क्या है कि जो पहली पंक्ति होती है उसको हम लोग i j और k से लेते हैं, दूसरी पंक्ति a से आएगा, कौन आएगा सदिश a का जो गुणांक है वही लिया जाएगा। तो इसका गुणांक क्या है देखो -1, नो एक है ना, -2 और 3, और जो b का गुणांक है वो क्या है देखो 3 -2 1। अब सारणी का विस्तार करना तो आता ही होगा, क्योंकि आप सारणी को अभी पढ़े हो, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पढ़े तो हो, तो उसी से इसका विस्तार कर दो। कैसे विस्तार करते हैं देखो, आई उतरेगा, जिसको भी हम उतारते हैं उसके सामने का स्तंभ और पंक्ति छोड़ दिया जाता है ना, और शेष जो बचते हैं उनका तिरछा गुणा कर देते हैं ऐसे। तो इसका और इसका गुणा कितना होगा -2, यहां फार्मूले में माइनस आता है, और इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, तो -6 यहां आएगा तो ये क्या हो जाएगा +6। फिर इसको माइनस में उतारा जाता है, ठीक है।
तो जब इनको हम उतारते हैं तो इसके सामने का स्तंभ और पंक्ति छोड़ देंगे, देखिए ऐसे पूरा छोड़ देंगे, तो इनका मल्टीप्लाई 1 1 जा 1, फार्मूले में माइनस, इनका मल्टीप्लाई 3 3 का 9, कोई दिक्कत तो है नहीं। फिर प्लस इसको उतारते हैं के, ठीक है। फिर इनके स्तंभ और पंक्ति को छोड़ देते हैं, इनका तिरछा गुणा करो, क्या होगा देखो -2, फिर फार्मूले में माइनस आता है, इनका मल्टीप्लाई देखो प्लस माइनस -6, यहां आएगा तो क्या हो जाएगा +6, तो यहां कितना आ रहा है देखो 4i, यहां क्या है देखो +8j, यही तो आएगा, और यहां +4k, ये मुझे क्या प्राप्त हुआ a क्रॉस b। ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं, जब भी दो सदिश मुझे देगा और उसका कहेगा कि आप सदिश पूर्ण करो, तो ऐसे ही हम एक राशि कर देंगे। अच्छा चलो अब इसी समय कई सारी चीजें देख लेते हैं। अब एक क्रॉस भी मैंने निकाला, जिसका मापांक निकालना आता है, कैसे निकालेंगे देखो, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना आता है ना, निकाल दो ऐसे, आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग और के गुणांक का वर्ग, कितना आएगा देखो, 4 का वर्ग 16, 8 का वर्ग 64 और फिर ये 16, कितना आएगा 96, देखो मतलब आ जाएगा 4√6, ये कितना आ गया मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। एक ही कॉन्सेप्ट है, सीख लो, पूरी की पूरी एक्सरसाइज समझ जाएगी। यहीं पर आपसे यही क्वेश्चन ही पूछेगा, ए और बी देगा तो सदिश गुणन पूछेगा, तो मैं इतना कर दूंगा। उसने कहा इसका मापांक बता दो, तो मापांक बता दिया। अगर उसने कहा इसका मात्रक सदिश बताओ या लंब इकाई सदिश बताओ, तो क्या करना है, इस सदिश को इससे भाग कर देना है। तो ऐसे होगा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का मात्रक सदिश या लंब इकाई सदिश, क्या लंब इकाई सदिश, जानते हो क्या होता है, जो तुम्हारा ए क्रॉस बी है उसको मॉड ऑफ ए क्रॉस बी से भाग कर दो, ठीक है। तो मेरा ए क्रॉस बी कितना आया देखो, 4i + 8j और +4k अपान 4√6। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखिए, अभी मैंने सूत्र का डेरिवेशन किया था। अगर किसी त्रिभुज की संलग्न भुजाएं दे देता है, दो संलग्न भुजाएं, और हमसे कहे कि उसका क्षेत्रफल बताओ, तो अभी मैंने सिद्ध किया था त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कह रहा है, किसका, तो केवल मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अगर संलग्न भुजा दिया है, तो मान लिया अगर किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं यही है और हमसे कहें क्षेत्रफल बताओ, तो क्या करना है, आप ए क्रॉस बी निकालो सारणिक की विधि से, उनका मापांक निकालो और इनको उठा के यहीं पर रख दो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा 2√6। अगर यही किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजा है, तो सूत्र मुझे याद है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, तो आप ए क्रॉस बी निकालोगे, उसका मॉड निकालोगे, जो आएगा वही मेरा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। रही बात कि मैं अगर मुझे सदिश गुणन करना है, ए क्रॉस बी करना है, तो हम इसको सारणिक से ही क्यों लगाते हैं, वैसे भी तो गुणा किया जा सकता है। जैसे ये देखिए, जैसे देखो यहां a क्रॉस b करना है मुझे, तो a को रखो, क्या लिखा है i -2j और +3j, है ना, क्रॉस b को लिखो 3i
-2j और प्लस k। अब देखो ऐसा अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। देखो अब ये रूल है ही, देखो ये अदिश गुणन तो है ना कि i को i से कर दो, j को j से कर दो, यहाँ सब का सबसे होगा। तो देखिए जब i उठाएंगे तो यहाँ 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 सब करेंगे। तो आप रफली जैसे गलती जो होती है यही लड़के करते हैं, इनको लिख दिया करो, क्योंकि इनका डायरेक्शन गुणा का ये होता है, ये डायरेक्शन होता है। और ऐसा हो तो माइनस में लिखना। तो देखो यहाँ i को i से गुणा करोगे तो 0 होगा, i क्रॉस i 0 की हो, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 × 0। अब जब i को मैं j से करूंगा तो देखो प्लस और माइनस, -2, और i और j का क्रॉस गुणा देखो क्या होता है k, तो यहाँ लिखो k, ठीक रहेगा ना। अब i को तुम k से मल्टीप्लाई करो, देखो प्लस और प्लस प्लस हो गया, फिर i क्रॉस k उल्टा हो गया, देखो ऐसे हो गया, तो i क्रॉस k की वैल्यू क्या होगी -j, क्या होगी -j होगी यहाँ पर। अब ऐसे यहाँ पर आ जाओ, प्लस और माइनस 2 3 6 होता है। अब देखो j क्रॉस i उल्टा हो गया, तो क्या आएगा यहाँ -k, है ना। यहाँ देखो अभी j और i का हुआ है ना, अब यहाँ देखो j क्रॉस j माइनस प्लस 2 2 जा 4, और j क्रॉस j क्या होता है 0। अब j को k से करना तो प्लस और -2, j क्रॉस k का मान क्या होगा i, होगा कि नहीं होगा, ये ठीक है। अब k को देखो 3 3 जा 9 प्लस है ना, अब k क्रॉस i देखो, k क्रॉस i देखिए भाई, यही तो है ना, यही तो है। एक मिनट यहाँ देखो, अभी आपने j क्रॉस k किया था, ठीक है, k क्रॉस i का देखो, k क्रॉस i का वैल्यू क्या होगा देखो, j होगा ना, देखो अरे फट से बोलो यार। अब k और j का होना है ना, तो प्लस और -6, k और j का मल्टीप्लाई देखो, k और j का उल्टा हो गया, तो माइनस आई आएगा, तो क्या आएगा माइनस आई आएगा, और k क्रॉस k 0 होगा। अब देखो क्या बचा, यहाँ क्या बचा -2k, सुधार दो, ये क्या बचा -j, ये माइनस प्लस 6k है कि नहीं, और ये 0 हो गया, और ये -2i हो गया, ठीक है ना। ये प्लस 9j ये तो बचा, और ये माइनस प्लस 6i, और ये 0। अब देखो 6i में 2i गया, क्या बचा 4i। फिर j को देखो, 9j में j गया तो क्या बचेगा प्लस 8j। अब k को चेक करो भैया, k 6k में 2k गया तो देखो 4k आ गया ना। तो ये थोड़ा सा कठिन काम है, तो ये जो हम ऐसा गुणा करते हैं ये थोड़ा सा कठिन है। इसी प्रोसेसिंग पर जब हम लोग मल्टीप्लाई अभी करेंगे a और b को कुछ मान के, तो सारी का ही नियम सिद्ध होके आएगा। अगर यदि आप लोग कहें तो मैं सिद्ध कर दूं। देखो माना वेक्टर a इक्वल टू a1i, a2j और a3, वेक्टर b इक्वल टू b1i, b2j और b3 के, इसका क्रॉस गुणा करना करो, a क्रॉस b इक्वल टू क्या है देखो, a1i, a2j प्लस a3k क्रॉस b1i, ध्यान से देखिए, b2j और b3k। इतने में कोई दिक्कत तो है नहीं, और रैंडम भी आप बना लो यहाँ, जिससे गलतियां ना हो, i j k, इनका इधर होगा, इनका इधर होगा, और इनका इधर होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, अब i क्रॉस i तो 0 हो जाएगा, a1 b1 इंटू 0, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई यहां होगा देखो, प्लस a1 b2, और i क्रॉस j क्या होगा देखो, i क्रॉस j k होगा। अब यहां देखो a1 b3, a1 b3, और यहाँ i क्रॉस k है बेटा, i क्रॉस के उल्टा हो गया, तो माइनस
जे। कोई दिक्कत तो है नहीं? अभी आई का मल्टीप्लाई हो गया, सेम वही प्रोसेसिंग अभी सिखाए हैं। अब बी को, इसको जे को उठाओ, a2b1 जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या आएगा यहाँ पर? माइनस के, है ना? जे क्रॉस आई क्या होगा? माइनस के। a2b1 हो गया ना। अब a2b2 पर आ जाओ। a2b2 क्या होगा? जे क्रॉस जे, और a2b3 पर आ जाओ। a2b3 जे क्रॉस के, जे क्रॉस के की वैल्यू क्या होगी? आई, ठीक है ना? अब यहां जब a3b1 के क्रॉस आई, के क्रॉस आई का वैल्यू क्या होगा? जे, और प्लस a3b2 और के क्रॉस जे, बेटा के क्रॉस जे क्या होगा? माइनस आई, माइनस आई। अब a3b3 क्या होगा तुम्हारा? a3b3 क्या होगा? 0। चलो थोड़ा सही करते हैं इसको। a1b2 यूनिट वेक्टर के है ना, ये माइनस आ गया जाएगा। a1b3 क्या है यहाँ पर? j। फिर ये देखो माइनस a2b1 के, यही तो होगा। और यहाँ देखो ये a2b2 शून्य हो गया था ना। यहाँ देखो क्या है? a2b3 i, यही तो है ना। a3b1 j, और ये क्या है देखो माइनस a3b2 i, यही है ना। अब पहले मैं i को इकट्ठा कर रहा हूं। i कॉमन करो, क्या लिखा है? a2b3 और माइनस a3b2। अब j वाले में देखो माइनस j कॉमन है, माइनस j में कॉमन कर लूं तो ये प्लस हो जाएगा a1b3 और माइनस a3b1। देखो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब प्लस k वाले को कॉमन करो, प्लस k, तो k वाला कहाँ? ये है a1b2 और माइनस a2b1। देखो ये साइड पर काम कर रहा है कि नहीं? i j k। मैं a क्रॉस b की बात कर रहा हूं ऊपर, तो a का गुणांक क्या है? a1 a2 a3, और b का गुणांक क्या है? देखो b1 b2 b3। यहां देखो बेटा, अब इनको विस्तार करो। देखो मैंने ये तो वहां किया था, इस i को यहां उतारो, तो जब ये उतरेगा तो ये और ये छूट जाएगा। तिरछा गुणा करो, देखो a2 b3 माइनस a3b2 लिखा है कि नहीं लिखा? और साइड करने में नेगेटिव उतरता है, तो जब मैं इनको इनको छोड़ूंगा तो देखो a1 b3 लिखा है और माइनस a3b1। तो जो हम क्रॉस गुणा करके लाते हैं ऐसे, वो इस सारणिक का ही विस्तार होता है। तो इसलिए सारणिक का करके इसको निकल जाते हैं फटाक से। इसमें कोई डाउट तो है नहीं? बस एक क्वेश्चन है इससे संबंधित, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, उसको देख लो फिर क्लास पॉइंट किया जाता है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब मैंने सदिश गुणन सीख लिया है तभी मैंने इस क्वेश्चन को उठाया, क्योंकि सदिश गुणन का यहाँ पर यूज है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि यदि a b c कोई तीन सदिश हैं तो सिद्ध करो इतना बराबर ये। ठीक है, तो एक छोटी सी जानकारी आप और ले लें तब इसको हम लगाना शुरू करें। इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है कि इतना डॉट इनका सदिश गुणन। इनका मतलब होता है a डॉट b क्रॉस c। तो अगर इसको मैथमेटिकल रूप से देखा जाए तो पहले बच्चे b क्रॉस c निकालते हैं, किस गुणन से? सदिश गुणन के नियम से। फिर a के साथ उसका डॉट गुणा करते हैं। लेकिन अगर सही से इसको करना है तो इस पर क्या करते हैं? इनके लिए सीधे सारणी बनाते हैं। पहले यहाँ a का कोएफिशिएंट लिख दिया जाता है, मतलब पहली पंक्ति यहाँ i j के नहीं आएगा, पहला कौन आएगा? जो यहाँ होगा। फिर दूसरी पंक्ति आ जाती है और तीसरी पंक्ति ये आ जाती है, और आराम से इसका एक्सपेंड कर दो। देखो ये अदिश वैल्यू भी देकर, क्यों? क्योंकि b क्रॉस c सदिश है, a भी हमारा सदिश है, और इनके बीच में डॉट लगा है, मानिए अदिश गुणन हो गया तो अदिश वैल्यू आनी चाहिए। आप इनका विस्तार करोगे अदिश है। तो इसी थ्योरम का यूज करेंगे यहाँ पर। अगर मैं इस पूरे को a माइंड करूं, इस पूरे को मैं b माइंड करूं, इस पूरे को मैं c माइंड करूं, तो ये थ्योरम लग सकता है ना। तो हम लोग LHS पे काम कर रहे हैं।
देखिए इसका मतलब क्या होगा, इतना, क्यों जी, डॉट, इतने का सदिश गुणन b प्लस सी, क्यों जी, सदिश माने क्रॉस, c प्लस a। कोई दिक्कत इतने में? यहां जाते हैं हम लोग, वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट। अब इनका देखो सदिश गुणन तो होना है, तो आप सदिश गुणन कर दो ऐसे बारी बारी से, b क्रॉस c, फिर इसका मल्टीप्लाई यहां कर दो, प्लस b क्रॉस a, फिर इसका मल्टीप्लाई करो यहां, c क्रॉस c, और फिर इसका मल्टीप्लाई करो, प्लस c क्रॉस a। अब यहां देखा जाए तो c क्रॉस c का मान शून्य होगा। अब ये भी जान लो क्यों, c क्रॉस c का मान शून्य इसलिए होगा कि जब मैं इन्हीं का सदिश गुणन करूंगा तो पहला पंक्ति मेरा क्या बनेगा, i j और k, और वेक्टर c का क्या बनेगा, c1 c2 c3, और वेक्टर c का क्या बनेगा, c1 c2 c3। अब आप सारणिक का रूल जानते हो कि यदि किसी सारणिक के दो पंक्ति या दो स्तंभ सर्वसम हो, माने सारे अवयव समान हो, तो सारणिक का मान शून्य होता है। तो c क्रॉस c का मान यहाँ क्या होगा, शून्य होगा। मतलब a क्रॉस a, b क्रॉस b, c क्रॉस c कहीं भी मिलेगा तो क्या होगा, शून्य होगा। अर्थात यहाँ पर c क्रॉस c को क्या लिखेंगे, शून्य लिखेंगे। तो इनको यहाँ संबोधित कर दो ऐसे, सिंस c क्रॉस c इक्वल टू शून्य। अब देखिए क्या बच रहा है मेरा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट, क्या बच रहा है पर देखो, b क्रॉस c प्लस b क्रॉस a प्लस ये शून्य हो गया, क्या बचा है यहाँ पर, c क्रॉस a। देखो यहाँ पर जब सदिश गुणन था तो सबको मैंने सदिश गुणन किया, और यहाँ क्या देखो अदिश, तो इनका जब यहाँ गुणा करेंगे तो सबको अदिश गुणन करेंगे। चलिए करिए, पहले a से करिए यहाँ, तो क्या हो जाएगा, a डॉट b क्रॉस c प्लस इनका यहाँ मल्टीप्लाई करें, a डॉट b क्रॉस a, फिर a का यहाँ होगा a डॉट c क्रॉस a। अब इसका मल्टीप्लाई करो यहाँ, प्लस b डॉट b क्रॉस c, यही तो होगा। अभी b का मल्टीप्लाई यहाँ को, प्लस b डॉट b क्रॉस a, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो, b डॉट c क्रॉस a। अभी मैंने बताया कि इनको हम लोग ऐसा लिखते हैं, और ये किसको निरूपित करता है, सारणिक को निरूपित करता है या नहीं करता है। तो यहां पर देखो इनको मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, a b c, ऐसा होगा ना, प्लस इनको क्या लिखेंगे हम, a b a, इनको क्या लिखेंगे हम लोग, a c a, इनको क्या लिखेंगे हम लोग, b b c, है ना। इनको क्या लिखेंगे, देखो b b a, और यहां क्या लिखेंगे, देखो b c a। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, एक सारणिक तो होता है। अभी देखो मैंने लिखा था a डॉट b क्रॉस c का सारणिक बनाया, तो यहां देखो बेटा a b a का क्या होगा, दो पंक्तियां बराबर आएंगी। अगर यहां मैं a b a की बात करूं तो यहां पर क्या आएगा, देखो a1 a2 a3, देखो दो पंक्ति बराबर हो गए, सारणिक का मान क्या होगा, शून्य। मतलब इनका शून्य होगा, यहां पर भी दो पंक्ति बराबर, इनका शून्य होगा, इनका शून्य होगा, और इनका शून्य होगा। तो बचा क्या यहां पर, वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c, और सब शून्य हो गए, है ना। और यहां आ जाए, हो जाएगा। यहां देखो जब हम लोग सारणिक के नियम पर हैं तो सारणिक का एक नियम और भी है, यह किसी बिल्कुल पास पास के दो पंक्ति, पास पास तो बिल्कुल एडजेसेंट जो होते हैं, है ना, संलग्न जो होते हैं, कोई दो संलग्न पंक्ति या स्तंभ को आपस में विनिमय कर दिया जाए, दो पंक्तियों को या दो स्तंभों को आपस में विनिमय कर दिया जाए, तो सारणिक का मान नहीं बदलता है।
किंतु चिन्ह बदल जाता है। तो यहां पर मैं क्या करूं, इस ए को मैं थोड़ा यहां खिसका रहा हूं, पंक्ति बदल रहा हूं, तो यहां पर चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, बी ए सी, है ना, ए बी सी, और मैं इसको एक पंक्ति फिर खिसका रहा हूं या स्तंभ जो भी कह लो, तो फिर साइन का मान बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ए बी सी। और अगर इन दोनों को देखो तो सेम सेम है, इनको प्लस कर दिया तो क्या आएगा यहां पर, 2 ए बी सी। देखिए प्रूफ हो गया कि नहीं, बढ़िया क्वेश्चन था ना। इसी प्रकार से हम लोग और भी आगे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बिल्कुल यूनिक हैं, बोर्ड में आने लायक हैं और आपके लायक हैं, मतलब आप उसको पढ़ोगे तो आपके जो ब्रेन थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, थोड़ा सोचने समझने की क्षमताएं बढ़ेंगी, ठीक है। तो इस टाइप के अगर क्लासेस को देख रहे हैं तो नेक्स्ट क्लास को जरूर फॉलो करें, जरूर देखें, ठीक रहेगा ना। इस टाइप का जैसे वेक्टर मैंने कहा था शुरू से मैं 0 से शुरू करूंगा और 3D तक आपको ले चलूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, इसलिए आप अगली क्लास को जरूर देखें इसके बाद। धन्यवाद।